यार बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। मैं हूं आपके साथ सौरभ त्रिपाठी। छत्तीसगढ़ में आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसे लेकर लगातार राजनीतिक दलों की तैयारियां जोरों पर हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ की बात देश के संसद में भी होती नजर आ रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ का जिक्र संसद भवन में अपने बयान में किया और स्मृति ईरानी कि राहुल गांधी पर दिए गए बयानों में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पलटवार किया है, जिस पर अब सियासत शुरू हो गई है। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को लेकर संसद में बड़ा बयान दिया। गृह मंत्री ने कहा कि पूरे देश में नक्सलवाद आज खत्म हो चुका है और छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों में नक्सलवाद बचा हुआ है। अमित शाह के बयान के बाद से प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री ने कि नक्सलवाद पर जवाब देते हुए कहा कि यह बात सच है कि छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक नक्सली थे, लेकिन उड़ीसा, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ घिरा है। यहां कार्रवाई करते हैं तो नक्सली पड़ोसी राज्यों में भाग जाते हैं, वहां कोई कार्रवाई होती है तो यहां आकर छिप जाते हैं। केवल छत्तीसगढ़ में ही नहीं बल्कि सीमावर्ती राज्यों में भी नक्सलियों की उपस्थिति है। इसी के साथ संसद में बुधवार को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने छत्तीसगढ़ सरकार पर अदानी को जमीन देने का आरोप लगाया। इस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि स्मृति ईरानी को गांधी परिवार और राहुल गांधी फोबिया हो गया है। कोल ब्लॉक केंद्र सरकार आवंटित करती है और इन ब्लॉकों के बाद अब छत्तीसगढ़ बीजेपी कांग्रेस सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। और केंद्रीय मंत्रियों पर भूपेश बघेल के दिए बयान पर पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ की सरकार केवल भ्रष्टाचार करने का काम कर रही है, सरकारी जमीन को बेचने का काम कर रही है। कोयला, धान, शराब में करोड़ों का घोटाला सामने आया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने भ्रष्टाचार का नायाब तरीका खोजा है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे और हम आपको सुनवाएंगे और आप मेहमानों के जरिए कि उनका क्या कुछ कहना है। तो बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में आज हम चर्चा करेंगे कि किस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ का जब जिक्र किया तो सुरेश हमारे साथ बड़ी बहस पे मेहमान जुड़ेंगे। सबसे पहले हम आपको परिचय करवाएंगे, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत कराएंगे। सुरेंद्र वर्मा जी प्रवक्ता कांग्रेस के जुड़े हैं हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत है। संजय श्रीवास्तव थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे, बीजेपी के आप प्रवक्ता हैं। तो सबसे पहले सुरेंद्र जी, चर्चा की शुरुआत मैं आपसे ही करना चाहूंगा। गृह मंत्री अमित शाह ने जिस तरीके से छत्तीसगढ़ को लेकर कहा कि नक्सली प्रभाव सबसे ज्यादा अभी छत्तीसगढ़ में है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उसका पलटवार किया है, और आप क्या कहेंगे छत्तीसगढ़ में क्या वास्तव में पहले की जो स्थिति थी अब की जो स्थिति है, कितना अमूलचूल परिवर्तन आए हैं? त्रिपाठी जी, असल बात यह है कि भाजपा के तमाम नेताओं को, देश भर के नेताओं को भूपेश फोबिया है। छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से ये मुद्दाबिन हुए हैं, सारे पैतरे असफल होने के बाद में भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व भी ये मान चुका है कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की भरोसे की सरकार के सामने भाजपा चुनावी मुकाबले में कहीं पर नहीं है। और इसलिए इनको अभी 2023 में विधानसभा चुनाव है, उसका हार का डर इनको सपने में भी, नींद में भी इनको वही दहशत है, वही विचार सता रही है, वो हार का जो सपना है। उसके कैसे गलत बयानी करते हैं। देखिए, ये एनसीआरबी का आंकड़ा है, केंद्रीय गृह विभाग का आंकड़ा है कि पिछले 4 साल में छत्तीसगढ़ में नक्सल की बात की घटनाओं में 80% तक कमी आई है और शहादत की जो घटनाएं हैं उसमें लगभग 78% की कमी आई। ये एनसीआरबी का आंकड़ा है। और स्मृति ईरानी जिस कोल आवंटन की बात कर रहे हैं, ये भाजपाई ना तो संविधान को मानते हैं त्रिपाठी जी, ना कानून को जी। ये केंद्र सूची का विषय होता है कोल की माइनिंग। इसमें आवेदन की प्रक्रिया से आवंटन तक पूरा काम जो है वो केंद्र की सरकार करती है। अब कोल बेरिंग एक्ट में केंद्र सरकार के द्वारा संशोधन के बाद अब तो एनओसी की जरूरत भी नहीं है राज्य सरकार से। तो जितने भी कोल आवंटन का मामला है ये केंद्र की सरकार देती है। और यहाँ छत्तीसगढ़ में गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्रा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश तमाम सरकारों को आवंटित है। और 2014 के बाद तो कमर्शियल माइनिंग भी शुरू कर दी गई। अपने पूंजीपति मित्रों को खदान आवंटित किए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने किया है।
जो हाँ। केंद्र सूची का विषय है त्रिपाठी जी। जी, उसको राज्य सरकार कैसे आवंटित करेगी? बल्कि उल्टे जो परसा कोल ब्लॉक था उसको तो निरस्त करने के लिए भूपेश सरकार ने विधानसभा में प्रस्ताव पास करके भेजा, वो आज तक ये दबा के बैठे हैं, वो यथावत चालू है। तो भारतीय जनता पार्टी केवल झूठ की राजनीति करती है। जिस प्रकार से चर्चा क्या था, मणिपुर जैसा संवेदनशील राज्य आज जल रहे 3 महीने से, अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करना था, लेकिन स्मृति ईरानी जी केंद्रीय मंत्री हैं और वो ऐसे झूठे तथ्य रख के वो प्रदेश सरकार पर, भूपेश सरकार पर आरोप लगाती है। तो कोल आवंटन तो विशुद्ध रूप से केंद्र सूची का विषय है। बिल्कुल सही बात इसमें है। राज्य की सरकार कैसे जिम्मेदार? सही बात। सुरेंद्र जी, एक सवाल ये मेरा आपसे कि देखिए, छत्तीसगढ़ में वास्तव में बहुत सारी चैलेंजेस है, कई राज्यों से घिरा हुआ है। अगर नक्सलियों की बात करें तो वास्तव में पहले कितना ज्यादा चैलेंज है, कैसे आप लोग इसको कंट्रोल करते हैं? कि क्योंकि नक्सल प्रभावित क्षेत्र तो है, क्या कुछ रणनीति है आप लोगों की? दर्शकों को बताएं ताकि मामला जो है वो साफ हो जाए। छत्तीसगढ़ जो है वो लैंडलॉक प्रदेश है, 6 राज्यों से हमारी सीमा छूती है और लगभग वो सारे राज्य नक्सल प्रभावित है। आंध्रा, तेलंगाना, उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड, सभी राज्यों में नक्सल इफेक्ट है। और अभी तो हाल ही में मध्य प्रदेश के जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं, मलाजखंड है, बालाघाट है, शहडोल है, मंडला है, वहां भी नक्सल प्रभावित है। छत्तीसगढ़ की जो स्थिति है त्रिपाठी जी, 2003 में जब रमन की सरकार आई थी, सुदूर दक्षिण बस्तर के 4 ब्लॉकों तक था नक्सलवाद। रमन सरकार के 15 साल में खाद पानी देके 14 जिलों तक प्रसारित किए। रमन सिंह जी का गृह जिला और उनका निर्वाचन थे कवर्धा और राजनांदगांव भी नक्सल प्रभावित क्षेत्र में शामिल हुए थे। ये वही छत्तीसगढ़ है जहां रमन राज में कलेक्टर का अपहरण हुआ था, अलेक्स पाल मेमन का जी, और एसपी वीरेंद्र चौबे जी की राजनांदगांव जिले में शहादत हुई थी। और भूपेश सरकार के आने के बाद तो अलग अलग जिलों में अलग अलग योजनाएं बनाई गई है। जिलों में फोकस करके विकास, विश्वास और सुरक्षा का नारा देके वहां के आदिवासियों के हित में काम किए गए। वनोपज का संग्रहण 600 गुना बढ़ा है। वहां के लोगों को जमीन के पट्टे दिए गए 4,85,000 से ज्यादा एकड़। तो वहां के लोगों की सहभागिता सरकार के साथ में आई है, तो नक्सलवाद तेजी से संकुचित हो रहा है। जो वहां सड़कें बंद थी, जगरगुंडा बासागुड़ा जैसे राजमार्ग बंद थे, वो भी चालू हुए। इंद्रावती नदी पर 10 से ज्यादा पुल चालू हुए। 3000 स्कूल छत्तीसगढ़ में बंद किए गए थे, उसमें से 314 बस्तर के थे, उनको भी शुरू किया गया। तो निश्चित रूप से जो विकास है वो वहां के गांव गांव तक पहुंच रहे हैं और उसके कारण से नक्सलवाद तेजी से सिमट रहे हैं। 55 से ज्यादा सुरक्षा कैंप खोले गए हैं। बिल्कुल, तो यह भी बिल्कुल। संजय श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? संपर्क टूट गया, फिर से इनके पास आऊंगा। सुरेंद्र जी, मेरा सवाल आपसे कि अगर छत्तीसगढ़ की बात हो रही है तो सुरक्षा को लेकर भी कई सारे सवाल, कई सारे चैलेंजेस आप लोगों के सामने रहे हैं, तो उसकी दृष्टिकोण से क्या कुछ स्ट्रेटजी बनाई गई है आपकी सरकार में? पूर्ववर्ती सरकार छोड़ दीजिए। जी जी, हमारी सरकार ने पहला नारा दिया कि नक्सलवाद का दंश जो है वो कांग्रेस ने भी झेला है। आपको याद होगा झीरम के नरसंहार में 30 से ज्यादा हमारे नेता शहीद हुए थे। और उसको लेकर जो हमारी सरकार ने रणनीति बनाई है, विकास, विश्वास और सुरक्षा। पहली चीज है उनको सुरक्षा देना, वहां की जो जनता है, वहां के आदिवासी हैं, उनको अधिकार देना, विकास में सहभागी बनाना और उनके विकास के लिए उनको जिम्मेदारी भी देना। सरकार में सहभागिता, ये मूलभूत अंतर है। वर्तमान में बस्तर विकास प्राधिकरण जो है वहां स्थानीय नेताओं को कमान सौंपी गई है। बस्तर विकास प्राधिकरण के पहले पूर्ववर्ती सरकार में रमन सिंह मुख्यमंत्री होने के नाते अध्यक्ष हुआ करते थे। भूपेश सरकार ने स्थानीय आदिवासी नेताओं को कमान सौंपी है ताकि वो अपने विकास के, अपने लोगों के विकास के लिए योजनाएं बना सके। जो दुर्गा और दंतेश्वरी बटालियन जो स्थानीय महिला बहनें हैं, क्योंकि गोरिल्ला चलिए, संजय श्रीवास्तव जी जुड़ गए हमारे साथ। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप तक आवाज पहुंच रही तो मेरा सवाल एक आपसे कि संसद में भी छत्तीसगढ़ के नक्सलवाद को लेकर चर्चा की शुरुआत हुई। गृह मंत्री अमित शाह ने जिक्र किया कि अभी सबसे ज्यादा नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्र छत्तीसगढ़ ही है, और फिर स्मृति ईरानी ने भी उस पर अपना बयान दे दिया। आप मानते हैं कि ऐसा कुछ है कि सिर्फ ये कोरी कल्पना ही है?
देश के संसद में सभी प्रकार की चर्चाएं होती है जो देश से संबंधित होती हैं, दुनिया से संबंधित होती हैं जी। और जो राज्यों की समस्याएं भी रहती हैं तो उस राज्य के जो सांसद हैं उन विषयों को संसद में रखते हैं जहां से केंद्र सरकार के सामने सब चीजें आती हैं और उसके बाद उस पर निर्णय होता है। तो मुझे लगता है ये सब तो अमूमन हमेशा से चलता रहता है, लेकिन आज यदि छत्तीसगढ़ की बात हो रही है, यदि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद की बात हो रही है तो मुझे लगता है इसमें कोई चर्चा का या कोई तकलीफ का विषय नहीं होना चाहिए। और नक्सल का जो विषय है, जो नक्सल का विषय, ये तो है ही छत्तीसगढ़ की में जो लगातार समस्याएं, बीच में लगातार जिस तरह की घटनाएं होती हैं। क्या कांग्रेस के नेता, क्या मुख्यमंत्री जी इस बात को कह सकते हैं क्या खड़े होकर कि नहीं, हाँ आज छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद समाप्त हो चुका है? जी। तो मुझे लगता है जो संसदीय क्षेत्र के जो सांसद हैं वो अपने क्षेत्र की चिंता करके इस तरह की चीजों को लगातार उठाते हैं और बातचीत करते हैं। तो मुझे लगता है इसमें कहीं किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। सुरेंद्र जी जवाब देंगे क्या? त्रिपाठी जी, आपत्ति की कोई बात नहीं है, सदन होता ही चर्चा के लिए है। लेकिन जहां तक छत्तीसगढ़ के हक और अधिकार रखने की बात आती है, कांकेर के सम्मानित सांसद भाजपा के हैं। जब कोंडा गांव को नक्सल प्रभावित विशेष जिले की सूची से बाहर कर दिया जाता है, पैकेज का लाभ उनको नहीं दिया जाता है, तब सम्मानित सांसद जी को बात रखनी चाहिए। उस क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं। उसी प्रकार से 11,000 करोड़ केंद्र की सरकार, देखिए त्रिपाठी जी, देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए आज भी नक्सलवाद सबसे बड़ा खतरा है। बिल्कुल सही बात। राज्य के साथ साथ केंद्र की भी जिम्मेदारी है, लेकिन केंद्रीय बलों की तैनाती का पैसा 11,000 करोड़ पाई वसूल लिया गया, जबकि कई बार उसके रियम्बर्समेंट के लिए लिखा गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के 9 सांसद है, किसी ने छत्तीसगढ़ के हित के लिए, छत्तीसगढ़ के अधिकार के लिए बात नहीं रखी। तो ये चीजें थोड़ी सी जो है जनता के भले के लिए दलीय स्वार्थ से ऊपर उठकर जनप्रतिनिधियों को बात रखनी चाहिए। मेरा निवेदन यही है त्रिपाठी जी, सदन को चर्चा के लिए होनी चाहिए, लेकिन नक्सलवाद से जो प्रदेश लड़ रहा है, बिल्कुल नक्सलवाद से कैसे समस्या का समाधान हो, इस पर चर्चा होना चाहिए। सही बात आप कह रहे हैं संजय जी। अब सुरेंद्र जी ये कह रहे हैं कि ठीक है नक्सल प्रभावित क्षेत्र है छत्तीसगढ़, लेकिन इस पर चर्चा होनी चाहिए थी कि कैसे नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उसको दूर किया जाए। इस पर चर्चा नहीं हुई। चर्चा हुई तो सिर्फ सबसे ज्यादा नक्सली अभी भी रहते हैं। तो देखिए ऐसा है, यदि संसद में सभी राज्यों की नक्सल समस्या से यदि कोई बातचीत आई है, आंखों की बातचीत आई है, देखिए संसद के अंदर में तमाम प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। जो उस राज्य के सांसद होते हैं वो उन विषयों को उठाते हैं, तो वो आंकड़े प्रस्तुत भी करते हैं कि वो किस तरीके की चीजें हैं, कितने वहां पर आंकड़े हैं और किस तरह की वर्तमान में समस्या है। तो मुझे लगता है कि इसकी चर्चा है। अब वहां पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर बैठकर छत्तीसगढ़ का नेता तो तय नहीं कर सकता। अब यहाँ पर यदि समस्या है तो यहाँ पर तो मुख्यमंत्री जी को संज्ञान में लेना चाहिए, यहाँ के सांसदों को संज्ञान में लेना चाहिए, बुलाना चाहिए, गृह मंत्रालय में जाना चाहिए, अमित शाह जी के साथ में बैठना चाहिए, बैठकर समस्या के निराकरण के लिए इस तरह की बातचीत होनी चाहिए। तो इसमें यदि वहां पर संसद में यदि चर्चा हो रही है, देश की चर्चाएं होती है, अपने अपने राज्यों के जो विषयों को यदि सांसद उठाते हैं उस पर चर्चा होती है और गृह मंत्री जी उसका जवाब देते हैं। यदि कोई सवाल आया होगा तो उन्होंने कहा होगा कि किन राज्यों में अधिकतम, किन राज्यों में न्यूनतम, किस तरीके की चीजें, तो आंकड़े को जवाब दिया जाता है। सुरेंद्र जी मैं आपके पास आऊंगा, सुन लीजिए संजय जी को। तकलीफ की क्या बात है, इसमें तकलीफ की क्या बातचीत है? यदि आया विषय तो सुनना चाहिए और सुनने के बाद उसको सुधार करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है सुरेंद्र जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं तो बोलिए। त्रिपाठी जी, आपत्ति इस बात में है कि कोई सवाल नहीं आया था, ये केवल राजनीतिक लाभ के लिए, छत्तीसगढ़ को बदनाम करने के लिए इस प्रकार से इनका कथन आया। किसी ने सवाल नहीं लगाया था। देश के गृह मंत्री ने 15 साल के इनके कुशासन के आंकड़ों को छुपाने के लिए 1500 से ज्यादा, शायद 2500 से ज्यादा शहादत हुई थी रमन सरकार के दौरान। लेकिन किसी उपाय या उपचार की उन्होंने बात नहीं की कि केंद्र सरकार मदद क्या कर रही है, उस पर भी बात नहीं किया। जिस प्रकार से केंद्रीय बलों की तैनाती का पाई वसूल लिए 11,000 करोड़ छत्तीसगढ़ से, कोंडागांव जिले को बाहर किया उस सूची से ताकि लाभ न देना पड़े पैकेज का, उस पर कोई बात नहीं की। और जिस प्रकार से केवल राजनीतिक लाभ पे, क्योंकि आगामी दिनों में छत्तीसगढ़ में चुनाव है और छत्तीसगढ़ में भाजपा मुद्दाविहीन है, भूपेश बघेल का काट, भूपेश बघेल के द्वारा चलाए जाए योजनाओं का इनके पास जवाब नहीं है, इसलिए केवल राजनीतिक आरोप लगाना देश के गृह मंत्री को देश के सदन में, संसद के भीतर शोभा नहीं देता। आपत्ति इस बात पर है। चलिए ठीक है, संजय जी जवाब देंगे क्या? कह रहे कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी मुद्दाविहीन है, जिस वजह से सदन में इस तरीके की चर्चा की गई।
देखिए, मैं भी समझ नहीं पा रहा हूँ कांग्रेस के नेताओं की मानसिकता क्या हो गई है। संसद में किस विषय को लेकर क्या चर्चा हुई, शायद मेरे साथी को भी नहीं मालूम होगा। तो केवल इसलिए कि छत्तीसगढ़ की बात आ गई कि वहाँ पे अधिकतम है, वहाँ पे ज्यादा है, तो इसमें तकलीफ है और हम बगैर सवालों को सुन के हम अपना प्रश्न कर रहे हैं। इस तरह की चीजें हैं। मुझे लगता है कि देखिए ऐसा है कि मैं फिर से कह रहा हूँ इस बात को, छत्तीसगढ़ के अंदर में यदि आप समस्या है उसको स्वीकार करें। हमारे समय भी समस्या थी, उस दिशा में हमने काम किया, काम करके जितना हमने उसमें काम कर सके नक्सल में हमने काम किया। आज भी समस्याएं विद्यमान है और देखिए ऐसा है कि नक्सल एक राष्ट्रीय समस्या है और ये कांग्रेस की ही देन है। 1967 में नक्सलबाड़ी से प्रारंभ हुई ये चीजें पूरे देश के अंदर में फैली है। तो मैं ये बहुत स्पष्ट कह सकता हूं कि ये कांग्रेस सरकारों की ही देन है। लेकिन अब उसमें राजनीति नहीं, उसमें ऐसा है कि कॉम्प्रिहेंशन प्लान बनाकर दोनों सरकारें मिलकर काम करके नक्सल समस्या से कैसे दूर हुआ जाए और यदि कोई कमियां रहती है तो उस कमियों को सुनने की आदत होनी चाहिए। यदि घटनाएं हो रही हैं, लोग मारे जा रहे हैं, अभी घटनाएं हुई, कुछ नेता जो बीजेपी के ही नेता टारगेटेड करके जिस तरीके से टारगेट किलिंग हो रही है, मेरा शब्द ये कि टारगेट किलिंग, आखिर इसका पीछे कारण क्या है? इसका प्रश्न है कि बीजेपी के नेताओं को ही मारा जा रहा है। वो घटना थी 2013 की घटना, जब जीरम के अंदर में एक बड़ी दुखद घटना हुई थी, देश को झकझोरा था। हमने भी उसकी निंदा की थी कि निश्चित रूप से वो सब चीजें गलत थी। लेकिन अभी लगातार जिस तरीके से चुनाव के समय एक बार फिर से टारगेट किलिंग करके बीजेपी के नेताओं को टारगेट करके मारा जा रहा है, तो क्या चर्चा नहीं होनी चाहिए? और किस संदर्भ में हुआ है, कौन साजिश ने उठाया, क्या विषय है, उस विषय को समझ लें और फिर उसके बाद प्रतिप्रश्न करना चाहिए। केवल बेचैन नहीं होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ का नाम आया और नक्सल से जुड़ा है, तो बेचैनी नहीं होनी चाहिए। मुद्दे तो इतने हैं, अभी आप कहते हैं मुद्दा विहीन है, अब मुद्दों पे चर्चा करेंगे तो 2 घंटे लग जाएगा। आखिर ये ज्योतिष केंद्र खोली है क्या राजीव भवन के अंदर में, या कांग्रेसी नेता ज्योतिष हो गए क्या कि मुद्दा नहीं है, हम जीत रहे हैं, बीजेपी हार रही है? इस तरह का तो मुझे लगता है जब ओवर कॉन्फिडेंस कोई होता है या बहुत कमजोर होता है तब जाकर इस तरह का सवाल खड़ा करता है और सामने को कमजोर समझा जाता है। ये कहा जाता है ना कि कभी दुश्मन को कमजोर नहीं समझना चाहिए। ये बोल रहे मुद्दा वही है, चलिए कहां से प्रारंभ करूं? आपके ही मुद्दे से प्रारंभ करूंगा, किसान वाले मुद्दे से, किसान वाले मुद्दे से प्रारंभ करूंगा कि आपने किसानों का पूरा कर्जा माफ नहीं किया। आपके बिजली बिल हाफ की बात करूंगा जिसमें आप पीट तब पाते हैं, आधा बिजली बोले से आधा बोले से आप 400 यूनिट की बात करते हैं। आप शराबबंदी की बात करूं, बेरोजगारी भत्ते की बात करूं, 250 करोड़ में 10 लाख लोगों को 5 साल का है क्या? तो ये मुद्दे इतने हैं। पेंशन के लिए बोले थे 1000 देंगे, 1500 देंगे 75 वालों को। किस मुद्दे पर चर्चा करेंगे? संपत्ति कर हाफ करने की बात करे थे। 36 में से 36 वादे बता दूंगा, एक वादे को उन्होंने पूरा नहीं किया। ये स्थिति है। चलिए ठीक है सुरेंद्र जी, एक भी वादा पूरा नहीं किया गया है भूपेश सरकार की तरफ से। भूपेश सरकार ने जो वादे किए थे, अब ये संजय जी आरोप लगा रहे हैं, आप क्या खंडन करेंगे या जवाब देंगे? आपने कहा मुद्दा विहीन है और संजय जी ने कहा इतने सारे मुद्दे हैं कि करीब 2 घंटे तक डिबेट किया जाए इसी पर। त्रिपाठी जी, भाजपाइयों में यह होड़ लगी है कि कौन ज्यादा झूठ बोल सकता है। हाल ही में रमन सिंह जी ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया था कि 26 वादे पूरे हुए हैं। उसके बाद कांग्रेस ने पत्रकार वार्ता लेके 34 की सूची जारी की थी। तो ये भाजपाई जो है, जनता से इनका सरोकार होता तो इनको पता होता कि 15 साल इन्होंने क्या क्या वादा खिलाफी किए। किसानों को बोनस के नाम पर ठगा, बेरोजगारों के रोजगार के अधिकार को आउटसोर्सिंग करके बेचा। और जिस प्रकार से भाजपाई जो है ये कर्ज माफी की बात कर रहे हैं, इनको अगर किसानों से सरोकार होता तो पता होता कि 2 घंटे के भीतर भूपेश सरकार ने 20 लाख किसानों के 11,000 करोड़ का कर्जा माफ किया, उनका सिंचाई कर माफ किया, 6 लाख कृषि पंपों को निःशुल्क बिजली दी जा रही है। ये अपने खुद के घर का बिजली बिल चेक कर ले, पोर्टल में आता है कि अभी तक बिजली बिल आपका कितना लाभ मिला है। इन भाजपाइयों को भी बिना भेदभाव के ग्रामीण शहरी सभी उपभोक्ताओं को बिजली बिल हाफ का लाभ मिल रहा है। जो हमारे घोषणा पत्र में वादा था, कृषि के बाद रियल एस्टेट सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला सेक्टर है। इनसे पूछिए, छोटे भूखंडों की रजिस्ट्री रोक के रखे थे, गाइडलाइन रेट 8 बढ़ाए थे, हमारी सरकार ने 30% कम किया। जो आज तक आदिवासियों से हमने पट्टे देने की बात की थी, इन्होंने 4 लाख वन भूमि पट्टा एक साथ निरस्त किया था रमन सरकार ने। पूछिए सही है कि नहीं? हमारी सरकार ने 4,85,000 पट्टे दिए। जिस प्रकार से हमारे तमाम घोषणा पर जो अमल हुआ है, भाजपाई इसीलिए तो ये केवल झूठ की राजनीति करते हैं। कोई भाजपाई कहता है 20 वादे पूरे हुए, कोई 26 वादे। ये संजय श्रीवास्तव जी तो उनसे चलिए संजय जी जवाब दीजिए। देखिए आप कह रहे हैं कि भाजपा में ही विरोधाभास है, कोई कहता है 20 वादे पूरे, कोई कहता है 26 वादे पूरे हुए। कितने वादे पूरे हुए? देखिए ऐसा है कि मैं उनकी बातों को तो नहीं सुन पा रहा हूँ, मेरे तक उनकी वॉइस नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही है। लेकिन आपने जो
शब्द कहा है उससे मैं समझ गया हूँ। देखिए, मुझे लगता है कि फिर से इस प्रदेश के अंदर में शराबबंदी नहीं हुई है। मधोशी का आलम, कांग्रेस के नेता भी मधोशी में बात कर रहे हैं। बातचीत यह है कि इनके ही प्रवक्ता ने 36 में से 34 वादों की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तारीख मैं बता सकता हूं। और टीएस बाबा का भी 2 दिन बाद ही आया कि नहीं 34 नहीं 12 वादे पूरे हुए। ये एक वतन स्वयं नहीं है कि कितने वादों को पूरा किया है। मैं तो बैठा हूं ना, अधिकृत प्रवक्ता यहाँ पर कह रहा हूं, एक भी वादा जो संपूर्ण रूप से हुआ है मुझे बता दें, चर्चा करने के लिए मैं तैयार हूं। और इनका सबसे बड़ा मुद्दा जिस पर ये अपनी पीठ थपथपाते हैं, किसानों का कर्जा माफ, वहां से प्रारंभ करते हैं बातचीत को। एक भी मुद्दा नहीं, हम कहीं कंफ्यूज नहीं है। ये फेल्योर सरकार है, वादा खिलाफी वाली सरकार है, गलत घोषणा पत्र के आधार पर बनी हुई सरकार है। यदि ये घोषणा पत्र के आधार पर बनी थी सरकार, ये घोषणा पत्र की वादा खिलाफी के आधार पर ये बाहर होगी। एक भी मुद्दा इन्होंने पूरी तरीके से पूरा नहीं किया, केवल छत्तीसगढ़ के अंदर में भ्रम फैलाकर राजनीति कर लोगों को बेवकूफ बनाने का काम किया है। ये स्वयं एक पटेल नहीं है, इनके उप मुख्यमंत्री एक साथ नहीं है। मुख्यमंत्री कुछ कहते हैं, उप मुख्यमंत्री कुछ कहते हैं, और नहीं है तो बैठकर चर्चा कर ले। एक भी वादा पूर्ण रूप से इनका नहीं हुआ है। ये चुनौती है बीजेपी की, कांग्रेस की सरकार को। जी सुरेंद्र जी क्या कह रहे थे, आप बोलिए। त्रिपाठी जी, लगातार जिसने किसानों को ठगा, 270 रुपया बोनस का वादा 2003 में था, उसी से चुनावी साल को छोड़ के कभी दिया हो तो 300 रुपया बोनस का वादा 2008 में था, और 2013 में तो 2100 समर्थन मूल्य और 300 रुपया बोनस, 2400 का वादा था, दिए केवल 1360। तो किसानों के जेब में डकैती डालने वाले किस मुंह से बात करते हैं वादा खिलाफी का? छत्तीसगढ़ की जनता ने 15 साल बीजेपी के कुशासन को भी भोगा है, और इनके वादा खिलाफी के कारण ही छत्तीसगढ़ के किसान रोज औसतन 4 किसान आत्महत्या करने मजबूर होते थे। रमन राज के 15 साल में 15,000 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की कर्ज से लग के। भूपेश सरकार ने 20 लाख किसानों की कर्ज माफी की है। उसके बाद हमारे वादे से ज्यादा 2500 वादा था। पिछले खरीफ सीजन में जो धान बेचे हैं छत्तीसगढ़ के किसान 2640 और 2660, बता दें पूरे देश में कहीं कीमत मिल रही हो तो। छत्तीसगढ़ वनांचल है, 42% भूमि जो है वो वन क्षेत्र है, वहां कोदो कुटकी रागी की फसल लेते हैं। देश क्या दुनिया में दूसरा उदाहरण नहीं मिलेगा त्रिपाठी जी जहां कोदो 3000, कुटकी 3100 और रागी 3578 रुपया। ये दाम पूरे दुनिया में कहीं नहीं है जो छत्तीसगढ़ में मिल रहे हैं। तो इन भाजपाइयों को तकलीफ होती है। ये ठान के आए हैं कि ये झूठ बोलने में भाजपा के बाकी नेताओं को भी फेल करेंगे। मैंने तो कहा ना, रियल एस्टेट जो इनके समय में बैठ गया था, छोटे भूखंडों की रजिस्ट्री रोकी थी, हमारी सरकार ने आते ही उसको शुरू कराया। हमारे घोषणा पत्र में वादा था, कर्मचारियों से वादा था, 1,47,000 शिक्षा कर्मियों को नियमित किए। नियमित भर्ती पिछले 2 महीने के भीतर 40,000 सरकारी विभागों में नियमित भर्तियां हो रही है। शिक्षा विभाग में एक भी नियमित पद पर शिक्षक की भर्ती 15 साल में किए हो तो बताएं। हमारी सरकार ने पहले 14,580, फिर अभी 12,400 की प्रक्रिया चल रही है। तो भाजपा जो है किस मुंह से वादा खिलाफी की बात करते हैं? चलिए ठीक है। संजय जी ये कह रहे हैं कि भाजपा किस मुंह से वादा निभाने की बात करते हैं। दरअसल रमन जी की जब सरकार थी 15 साल, तो भाजपा ने कुछ किए नहीं, किसानों के लिए कुछ भी नहीं किया। देखिए ऐसा है, यही तो कांग्रेस की कमजोरी है कि जब ये अपने 5 वर्ष के कार्यकाल को पूरा कर रहे हैं तो अपना जवाब देने की बजाय ये पुरानी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि डॉक्टर रमन सिंह ने क्या काम किया, क्या नहीं किया। इसी को कहते हैं घोर असफलता। कोई सरकार जो काम की हुई रहती है, 5 सालों जब उसको अगले चुनाव में जा रही है तो उसको ताली ठोक कर, पीठ ठोक कर और टेबल ठोक कर बताना चाहिए कि उन्होंने क्या काम किया है। अरे हम तो वो लोग हैं जिन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण प्रारंभ किया। वहां से मैं प्रारंभ करता हूं। 58 सालों तक आप केंद्र में सरकार में रहे। छत्तीसगढ़ में विद्याचरण जी, श्यामाचरण जी, मोतीलाल वोरा, अरविंद नेताम, तमाम प्रकार के दिग्विजय सिंह से लेकर अजीत जोगी तक केंद्रीय मंत्री हुआ करते थे। लेकिन 58 साल में छत्तीसगढ़ नहीं बना। पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार, वो भी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं थी, वो रायपुर में वादा करके गए, सरकार बनती है, उसके साल भर के अंदर में छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण होता है। ये हमारा कमिटमेंट है, ये हमारी प्रतिबद्धता है, ये हमारी काम करने का तरीका है। और उसके बाद 15 साल तक जनता ने आशीर्वाद दिया, सजाया, संवारा। क्या स्थिति थी छत्तीसगढ़ की? न बिजली, न पानी, न सड़कें। इसको इंफ्रास्ट्रक्चर करके एक स्वरूप दिया है। और आज प्रथम 5 राज्यों में, राजधानी में, यदि आज राज्यों में डेवलपमेंट के नाम से छत्तीसगढ़ का नाम आता है, इसको आप नकार नहीं सकते। आप नकार नहीं सकते। आपकी बात आगे। सुरेंद्र जी मैं आपसे फाइनल कमेंट चाहूंगा। त्रिपाठी जी, अंतर है नीति और नियत का। भाजपा के फोकस में कमीशन खोरी थे, जहां पे स्काई वॉक
यहाँ पर गुणवत्ताहीन एक्सप्रेसवे जिसका उद्घाटन से पहले उसको तोड़ के फिर से बनाना पड़ा। जो नई राजधानी में निर्माण लागत बना 13,000 रुपया कैपिटल कॉम्प्लेक्स का, ये कमीशन खोरी का नमूना है। और ये भी बात कर रहे थे राज्य निर्माण की, ये भाजपाई दली चाटुकारिता में ये भी भूल जाते हैं कि राज्य निर्माण की प्रक्रिया विधानसभा के प्रस्ताव से शुरू होती है। तत्कालीन मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह की सरकार थी जिन्होंने छत्तीसगढ़ अलग राज्य के लिए प्रस्ताव पारित करके केंद्र में भेजा, और ये कहते हैं अटल जी ने बना दिया तो ये नींद में हो जाता है क्या? तो ये भाजपाई झूठ बोलना छोड़ दे। चलिए, भाजपाई झूठ बोलना छोड़ दे। संजय जी, फाइनल कमेंट प्लीज, कम शब्दों में। देखिए, ऐसा है, ये तो कांग्रेस के डीएनए में, फितरत में है। देश की आजादी के बाद मैं तो कह रहा हूं, चुनौती है, बैठ जाए कभी। 36 वादों को लेकर क्या पूरा किया और किस तरीके से आपने बेवकूफ बनाया। 10 लाख युवाओं को रोजगार देना, 250 करोड़ का बजट रखें। 10 लाख युवाओं का एक महीने का बजट होता है 250 करोड़। जवाब देंगे? एक महीने का 250 करोड़ होता है 10 लाख युवाओं का। 5 साल का 30,000 करोड़ होता है। बिजली बिल आधा मैंने बताया ना, पूरा कर्जा माफ नहीं, 2 साल का बोनस हम देंगे। चलिए, बीजेपी का कहां है? तो ऐसा है कि कौन झूठ बोलता है कौन नहीं, ये जनता की अदालत में होगा। एक बार झूठ बोला था 2003 में, तो 15 साल विपक्ष में थे। चलिए, अब देखने वाली बात होगी जनता आगे क्या कुछ निर्णय लेती है। और इसके अलावा अब दर्शक भी समझ रहे हैं। सुरेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। संजय श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अब ऐसे में बड़ी बहस पे आज हमने चर्चा किया कि आखिरकार रमन सिंह क्या कर रहे हैं या उन्होंने क्या किया है। इस विषय पर ज्यादा चर्चा होती है कि विपक्ष वाले सवाल उठा देते हैं, 15 साल के कार्यकाल पर सवाल उठा देते हैं। और नक्सलवाद का ये मुद्दा आज गृह मंत्री अमित शाह ने जब उठाया, फिर इसके बाद स्मृति ईरानी ने इस पर कटाक्ष किया और फिर इसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को इस बात को लेकर थोड़ी आपत्ति हुई। उन्होंने कहा कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र की बात कर रहे हैं, कई राज्यों से घिरा हुआ है हमारा छत्तीसगढ़। चलिए, आपको सुना देते हैं कि आखिरकार इस चर्चा की शुरुआत क्यों हुई, क्यों हमने बड़ी बहस रखी। सुनिए, ये बाइट सुनिए। नक्सलवाद देश में सिमटा है और सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में ही था, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन छत्तीसगढ़ में भी अब सिमट गया है, बहुत कम क्षेत्रों में रह गए हैं, लेकिन धीरे धीरे खत्म हो गया, क्योंकि दूसरे राज्यों की अपेक्षा यहाँ की जो भौगोलिक परिस्थिति है वो दूसरे किस्म की है, और इसके कारण से उसका लाभ नक्सली उठाते हैं। और 3-4 राज्यों से, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश, सभी तरफ से घिरा हुआ है। तो यहाँ से कोई कार्रवाई करते हैं, वहाँ भाग जाते हैं, वहाँ कोई कार्रवाई की, यहाँ छुप जाते हैं। केवल छत्तीसगढ़ में नहीं, बल्कि ये सीमावर्ती जो राज्य है वहाँ भी नक्सलियों की उपस्थिति है। असल में क्या है, उसको फोबिया हो गया है गांधी परिवार का, स्मृति ईरानी जी को। ये जमीन कोयला खदान आवंटन किसको किया? राजस्थान गवर्नमेंट। किसने किया? भारत सरकार ने। किसी राज्य सरकार ने किया? यहाँ महाराष्ट्र गवर्नमेंट को है, राजस्थान गवर्नमेंट को है, मध्य प्रदेश को है, गुजरात को था, आंध्र प्रदेश को था। सारे राज्यों को आवंटित करने का काम तो भारत सरकार करती है। तो उसमें ये मिथ्या आरोप, मतलब कुछ भी आरोप लगाएंगे बिना जाने समझे। देखिए, छत्तीसगढ़ की सरकार खाली भ्रष्टाचार करने का काम कर रही है, सरकारी जमीनों को बेचने का काम कर रही है। कोयले में 500 करोड़ का भ्रष्टाचार, 2000 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार शराब में, अभी 250 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार धान में, चावल के बांटने में आया है। रेत में घोटाला कर रही है, जंगल की जमीन में घोटाला कर रही है, डीएमएफ में घोटाला कर रही है, कैंपा मद में घोटाला कर रही है। छत्तीसगढ़ सरकार अभी तक 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का घोटाला कर चुकी है, और इसलिए अब छत्तीसगढ़ बदनाम हो गया है भ्रष्टाचार के मामले में। ईडी के लोगों ने सबसे ज्यादा छापे, या इनकम टैक्स के लोगों ने सबसे ज्यादा छापे कहीं मारे हैं तो वो छत्तीसगढ़ में मारे हैं। वो इस बात को प्रमाणित करता है कि छत्तीसगढ़ की सरकार जो है वो सिर्फ घोटालों की सरकार है, माफियाओं की सरकार है, भ्रष्टाचार की सरकार है, और सिर्फ पब्लिसिटी की सरकार है। खाली विज्ञापन देकर और पेपरों में छपवा कर
नाम कमाती है, वास्तव में जमीन पर कुछ भी नहीं है। और इसी के साथ बड़ी बात में मेरे साथ फिलहाल लेते हैं। नमस्कार।